मई 2023 का करंट अफेयर देख लिए हैं, बिहार स्पेशल वाला। और आज हम अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे और ये दृष्टि आईएएस का है, अप्रैल 2023 का है। इसी तरीके से बीपीएससी 69 के एग्ज़ाम के लिए जो 16 महीने की करंट अफेयर सीरीज चल रही है, इसमें ये आज दूसरी वीडियो होगी। ठीक है, तो इसमें हम अप्रैल का पूरा देखेंगे, सिर्फ बिहार से संबंधित है, इसका पूरा देख लेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, पहले बिहार में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए विकसित होगा खेल परिसर, इसकी बात हुई है। तो 30 मार्च 2023 को जानकारी मिली है बिहार में कि आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना। योजना का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योजना का नाम आपको ध्यान रखना है, आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत सभी जिला मुख्यालय में, याद रखना सभी जिला मुख्यालय में बात हो रही है। आउटडोर खेल परिसर मतलब स्टेडियम विकसित होंगे। 14 खेलों में, याद रखना 14 खेल है, व्यवस्था होगी, जिसमें एथलेटिक है, वॉलीबॉल है, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन, फुटबॉल, फेंसिंग, सेपक टकरा, शतरंज है, बास्केटबॉल, तीरंदाजी और योग की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसमें स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिए पटना और अन्य राज्यों में आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पटना के कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर की तर्ज पर, ये भी याद रखना किसकी तर्ज पर होगा, तो कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर के तर्ज पर रहेगा। ठीक है, कला संस्कृति युवा विभाग ने बनाई है। इसमें तिरहुत है, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध प्रमंडल में आउटडोर स्टेडियम विकसित होंगे, ये ध्यान रखना है। फिर इसमें ध्यान रखना है सरकार की योजना, अगर ज़रूरत पड़ती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच की सेवा भी ली जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, 534 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की योजना है। इसके तहत 312 प्रखंडों में निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी, 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कितने में काम पूरा हो चुका है। शेष 222 प्रखंडों में 27 में 2022-23 में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई। 27 में से 4 प्रखंडों में 400 मीटर और बाकी 23 में 200 मीटर ट्रैक युक्त स्टेडियम के निर्माण किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। ठीक है, तो 2 अप्रैल 2023 को बिहार पथ विकास निगम, ये भी याद रखना है, आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि देश का सबसे लंबा होगा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण होगा। लंबाई है कितनी है, तो 22.76 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इसमें देखेंगे तो पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर और पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर होगी। तैयार होने से क्या होगा, दक्षिण बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना शहर में आने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे शहर में वाहन का दबाव भी कम हो जाएगा। ठीक है, लागत है भैया कितनी, लागत आप देखेंगे 4988 करोड़ रुपया है। पटना छोर NH30, ये याद रखना है। सबलपुर में और वैशाली छोर NH 103 पर चकसिंदर में है। एक छोर आपका कहाँ पे है, पटना में, और एक छोर आपका वैशाली में है। गंगा पर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल पुल के बनने से राघोपुर दियारा की सूरत बदलने के साथ उत्तर बिहार के लिए नई कनेक्टिविटी भी होगी, आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे चले, 6 लेन पुल के निर्माण में गंगा में 2 पिलर के बीच 160 मीटर की दूरी होगी। फिलहाल ये इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ये ध्यान देखना है कि 6 लेन पुल में पटना दक्षिण छोर की तरफ से नदी में 1.5 किलोमीटर और बिदुपुर उत्तरी छोर से नदी में लगभग 8.5 किलोमीटर पुल बन रहा है। ठीक है, याद रखना गंगा के जलस्तर से 22 मीटर ऊंचा हो रहा है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 6 लेन पुल से राघोपुर दियारा को जोड़ने के लिए लिंक रोड का निर्माण हो चुका है। ठीक है, ये है पुल, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है, CSC की तरफ विकसित किए जाएंगे बिहार के 8463 पैक्स। ये क्या है, सहकारिता विभाग ने जानकारी दी है। 8463 पैक्स मतलब है
प्राथमिक कृषि साख समिति को अब सामान्य सेवा केंद्र CSC के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या है, इसके मुताबिक बिहार के किसान अब पैक्स प्राथमिक कृषि साख समिति में KYC करवा सकेंगे। ये फायदा हो जाएगा। कंप्यूटरीकृत किए जा रहे सभी 84 से 63 पैक्स में मिलेंगे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें 300 से अधिक सेवाएं ग्रामीणों को मिल सकेंगी। ये भी याद रखना। किसान और अन्य ग्रामीण जल्द ही पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, PM किसान, KYC जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान रखना है, इस पहल से पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होगी। पैक्सों में गवर्नेंस से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए सरकार ने पैक्स का दायरा बढ़ाने का फैसला भी किया है। इसके माध्यम से अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार, नामांकन, अपडेट, कानूनी सेवा, कृषि इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड, IRCTC, रेल, बस टिकट, विमान संबंधित सेवाएं सभी नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, पैक्स जल वितरण, भंडारण, बैंक मित्र सहित अलग अलग गतिविधियां भी चलाएंगे। पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि भी होगी, आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, अगला आगे है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 जिले शीर्ष 10 में शामिल हैं। भैया 4 अप्रैल 2023 की बात है। केंद्र सरकार की पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग जनवरी के लिए जारी हुआ। ये आपको याद रखना है। समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला। समस्तीपुर जिले को सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर बिहार का शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पर बांका जिला है। याद रखना। ठीक है, पहले पर कौन है, भारत में समस्तीपुर है, दूसरे स्थान पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल, चौथे पर बांका है। अब इसके प्रमुख बिंदु अगर देखे जाएं तो प्रमुख बिंदु के रूप में हमको ये ध्यान रखना है, जिला स्तर पर यह कार्य मुख्य रूप से PHED पंचायत राज विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा। भैया ये किसके सहयोग से हो रहा, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। 4 अन्य जिलों की रैंकिंग को केंद्र सरकार ने 1 to 10 में रखा है, जहां हर घर नल का जल योजना का काम सबसे तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा जिला और राज्य की रैंकिंग मासिक वार्षिक रूप से जारी होती है। इस सर्वेक्षण में बिहार के 5 जिले सबसे ऊपर हैं। ठीक है, यह सर्वेक्षण 4 बिंदुओं पर किया गया था। वो 4 बिंदु क्या हैं, ग्रामीण परिवारों के घरों में नल का जल की उपलब्धता, नल से मिलने वाला जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता, जलापूर्ति की निरंतरता और पेयजल से संबंधित शिकायतों के मानकों पर ही संपादित किया जाएगा। डैशबोर्ड पर सभी राज्यों के डेटा को देखा जाएगा। बिहार में नल का जल किस तरह से काम कर रहा है, इसको लेकर दूसरे राज्यों को जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें टॉप 10 की रैंकिंग जो है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं, तो टॉप 10 में देखिए समस्तीपुर पहला, दूसरा शेखपुर, तीसरा सुपौल और चौथा है बांका, पाँचवां बेल्लौर है, बेल्लौर मतलब तमिलनाडु है, सिरमौर छठा है, हिमाचल प्रदेश देहरादून 7वें नंबर पर, 8वें पर अन्नामबया है आंध्र प्रदेश का, और इसके साथ साथ लखीसराय बिहार का ही है, ये भी टॉप 10 में देखिए 5 जिले हैं इसके, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ का शामिल है। आगे देखेंगे, पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मरचा चावल को मिला GI टैग, पश्चिमी चंपारण में है, तो मिर्चा धान, मरचा या मिर्चा धान को GI टैग दिया गया है। पश्चिमी चंपारण में उगाया जाता है, ये आपको पता है। इस स्वदेशी किस्म का उत्पादन केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण में होता है। ये जानकारी GI जर्नल में प्रकाशित की गई है। आवेदन करने वाले मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह को अब केवल औपचारिक तौर पर GI का टैग का प्रमाण पत्र मिलना बाकी रह गया है। प्रमाण पत्र कब मिलेगा, अगस्त में मिल जाएगा, भी ध्यान रखना है। ठीक है, काली मिर्च से मिलता जुलता है। धान बेहद सुगंधित स्वादिष्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी कई बार पूछा जाता है। सुगंधित चूड़े की देश में ख्याति है इसकी। पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड, गौनाहा, नरकटियागंज, ये नाम याद रखना, थोड़ा सा हो सकता है ऐसा भी नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। चनपटिया ब्लॉक, इस सब की औसत उपज होती 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान का पौधा लंबा होता है। उपज 145 से 150 दिन में होता है। पश्चिमी चंपारण के 18 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक में इसकी खेती होती है। ठीक है, ऐसे ही देखें तो बिहार के कृषि व उद्यानिकी के उत्पादों में जर्दालू आम है, भागलपुर का कतरनी चावल है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, मगध क्षेत्र का मगही पान है, मिथिला का मखाना, इस सबको GI टैग दिया जा चुका है। हस्तशिल्प में देखें तो मंजूषा कला है, सुजनी कढ़ाई का काम है,
एप्लिक खटवा वर्क है, सिक्की घास के उत्पाद है, भागलपुरी सिल्क है, मधुबनी पेंटिंग है, सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया जा चुका है। जीआई टैग मिलने से क्या होगा, संबंधित उत्पाद की पहचान वैश्विक फलक पर पहचानी जाती है, निर्यात को बढ़ावा भी मिलता है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलता है। जीआई टैग मिलने से उत्पाद को सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में सरकार किसानों का सहयोग करती है और एग्रो टूरिज्म भी बढ़ता है। ठीक है। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को मिला पद्मश्री। ठीक है, आनंद कुमार को मिला है, सुपर 30 के संचालक हैं, ये आपको याद रखना भैया, 5 अप्रैल की बात है, सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, और पद्म पुरस्कार मतलब दूसरा संस्करण है, ये भी याद रखना है। आनंद कुमार तैयारी करवाते हैं, ये आपको पता है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में तुलनीय कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर्वोच्च सम्मानों में से पद्म पुरस्कार एक है। कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म विभूषण और पद्मश्री 91 मिले हैं। ठीक है, 91 लोगों को। ठीक है, ध्यान रखना। आगे मुख्यमंत्री ने किया मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में लेकिन कहाँ पर हुआ ये भी देख लेंगे। बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हैं संदीप पौंड्रिक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कहाँ पर किया, इन्होंने मोतीपुर में, याद रखना, मोतीपुर में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। तो मुजफ्फरपुर में तो है लेकिन मोतीपुर में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा, 300 प्रत्यक्ष रूप से, 1000 अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ेंगे। ये आपको देखना है। 1 वर्ष के अंदर यह दूसरा इथेनॉल प्लांट है जिसका उद्घाटन हुआ है बिहार में। उद्योग विभाग की ओर से बताया गया कि बिहार भारत का अनाज आधारित इथेनॉल हब बनने की राह पर है। इसमें निकट भविष्य में उत्तर बिहार की अहम भूमिका होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मुजफ्फरपुर में देखिए जो इथेनॉल प्लांट लगेंगे, मुजफ्फरपुर में 2 हैं, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1, बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट जून 2023 तक पूरा होने की संभावना। कब तक? जून 2023 तक की बात है, याद रखना। मोतीपुर स्थित इथेनॉल प्लांट से हर साल 10 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। 320 के एलपीडी किलो लीटर पर डे की संयुक्त क्षमता की मशीनों को लगाया गया है। एक साथ 4 इथेनॉल प्लांट के शुरू होने के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें किसका किसका यूज होगा? हर दिन सैकड़ों टन में मक्का या टूटे चावल की ज़रूरत होगी। खरीद के लिए किसानों से कंपनी सीधे संपर्क कर लेगी। तो मुजफ्फरपुर क्यों फेमस है? तो मक्का की खेती यहाँ पे होती है बड़े पैमाने पर। ऐसे में स्थानीय स्तर पर मक्के की मांग होने से किसानों को अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। ज़्यादातर बिचौलियों के कारण मक्का को उचित दाम नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। वहीं पोल्ट्री फील्ड प्लांट के लिए भी डीडीजी की उपलब्धता होगी वगैरह, ध्यान रखना इसका। आगे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही सेवा शर्त नियमावली 2023, इसमें क्या है? इसको स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्तियां कर रही इकाइयाँ अब भंग कर दी गई हैं। ठीक है, ये सब फिलहाल नहीं देखा जाएगा इसमें। आगे बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने लगेगी करीब 9000 मेगावाट बिजली। ठीक है, बिहार को मिलेगी 2024 तक केंद्रीय कोटे से करीब 9000 मेगावाट बिजली मिलने लग जाएगी बिहार को। ठीक है, केंद्रीय कोटे से 2024 से। वो भी याद रखना। एनटीपीसी की विभिन्न इकाइयों से बिहार राज्य को 6560 मेगावाट बिजली का आवंटन मिल रहा है अभी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि एनटीपीसी बाढ़ की 2 यूनिट, झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा की 1 यूनिट, बक्सर की 2 थर्मल पावर यूनिटों से करीब 1998 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटन का अनुमान भी लगाया गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ब्रेडा की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से भी करीब 760 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है। ऐसे में बिहार को मिलने वाली बिजली की उपलब्धता 9000 मेगावाट को पार कर सकती है। ठीक है, ये हो गया। इसमें और कुछ तो नहीं देखने लायक है, आगे देखते हैं। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुल का होगा निर्माण। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत हो रहा है। 2023-24 के दौरान कोसी के बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए 277 करोड़ रुपया, याद रखना भैया, रुपया है ये। ठीक है, कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। पुल और पुलिया सबका निर्माण होगा इसी में। विश्व बैंक संपोषित, याद रखना, कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण का काम मार्च 2023 में पूरा होना था।
लेकिन 72% ही काम अभी तक हुआ है, जिस कारण से कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण के कार्य को 15 महीने का विस्तार दे दिया गया 15 महीने का विस्तार दिया गया है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब ये जून 2024 में पूरा होगा। ठीक है। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत विश्व बैंक की मदद से 15 सितंबर 2010 को बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के 21 प्रखंडों में 31 दिसंबर 2018 को विकास कार्य समाप्त हो चुका। चरण 1 है। 18 अगस्त 2008 को नेपाल के कुसाहा गांव के समीप लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई में कोसी नदी की धारा बदल लेने के बाद कोसी बांध के बह जाने से नेपाल के 34 गांव समेत पूर्वोत्तर बिहार के 441 गांवों की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आई थी। 2008 की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना भाई। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में देश के टॉप 5 जिलों में बिहार का शेखपुरा पहला और पूर्णिया दूसरे स्थान पे है। ठीक है, याद रखना। शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बिहार और झारखंड के जिलों के नाम रहे हैं। झारखंड का गिरिडीह है, बोकारो है, पूर्वी सिंहभूम है। ये थोड़ा सा नाम याद रखना झारखंड के भी, क्योंकि 2, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे हैं। और बिहार का 2 जिला है, शेखपुरा और कौन सा एक, पूर्णिया, पहले दूसरे पर है। ठीक है, याद रखना इसको भाई। चलिए आगे देखें। तो नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाले आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा सेगमेंट में मुख्य रूप से पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्कूलों की संरचना, छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधा, इस सब पर ध्यान दिया जाएगा। पेयजल भी होगा, टॉयलेट की सुविधा भी होगी। इसमें नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी जिला नहीं है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य पोषण के टॉप 5 जिलों में 5 जिलों में झारखंड का साहिबगंज पहले पर है स्वास्थ्य वाले मामले में, और पोषण के मामले में बोकारो दूसरे स्थान पर है। देश के अल्प विकसित 112 जिलों में 2018 से चल रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। इन जिलों के बीच बेहतर काम हो, इसके लिए प्रति महीना इन जिलों के विकास के लिए निर्धारित पैमाने पर रैंकिंग की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विदित है कि केंद्र सरकार देश के आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वित्तीय स्थिति, आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने पर विशेष राशि देती है। बिहार में जाति जनगणना के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, 15 अप्रैल 2023 की बात है। राज्य में 2,59,00,000 परिवारों की जाति आधारित गणना की शुरुआत कहाँ से हुई है? बख्तियारपुर स्थित अपने पुश्तैनी घर जाकर परिवार के सभी आंकड़े दर्ज करवा कर की है मुख्यमंत्री ने। ठीक है, बख्तियारपुर है। जाति जनगणना का दूसरा चरण 15 मई 2023 तक चलेगा। इसके लिए पूरे राज्य में 5,19,000 कब से कब तक रहा है ये थोड़ा सा देख लेना भैया। 15 मई 2023 तक चला है दूसरा चरण। ठीक है। समस्त परिवारों में 17 प्रकार की जानकारी मांगी गई है। कितने प्रकार की जानकारी? तो 17 प्रकार की। सबके लिए कोड निश्चित हुआ है जिसे ऐप पर दर्ज किया जाएगा। बिहार में जातीय गणना का पहला चरण कब से कब तक था? 7 से 22 जनवरी के मध्य चला था। इसमें लोगों के मकानों की जानकारी एकत्रित की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा। भारत सरकार ने 2011 की जनगणना में जातीय गणना की थी, लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया था। बिहार की इस जातीय गणना पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य की विधानसभा विधान परिषद में पेश होगी, फिर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बिहार की अंजनी ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण। बिहार की हैं अंजनी। अंजनी कहाँ की हैं? जमुई की हैं भैया। जमुई की अंजनी कुमारी ने बेंगलुरु में आयोजित हुआ है आयोजित हुआ क्या इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जमुई की रहने वाली, ध्यान रखना। सीनियर महिला वर्ग में 47.03 मीटर दूर भाला फेंका इन्होंने, ये भी याद रखना। तमिलनाडु की हेमा मालिनी नीलाकंडा जो कि 46.27 मीटर, राजस्थान की उमा चौधरी 45.73 मीटर और असम की रुनजुन पेगू 43.62 मीटर को हराकर सफलता हासिल की है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि अंजनी का चयन NIS पटियाला स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किया गया है। ठीक है, ये याद रखना।
आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुल 4 इंडियन ग्रांड प्री एथलेटिक्स इवेंट आयोजित किए गए। इसके प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ था 20 मार्च 2022 से केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ये भी याद रखना है। दूसरा चरण 27 मार्च को तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा और चौथा 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। कैबिनेट ने 3 अरब से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी भी दे दी है। कहाँ बनेगा? दरभंगा में भैया बनेगा, याद रखना, दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब रुपया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि भैया दरभंगा एम्स के लिए आवंटित भूमि के समतलीकरण और विकास पर बिहार सरकार 309 करोड़ रुपया से अधिक खर्च करेगी। ठीक है, याद रखना, उद्देश्य है कि स्थापना के उद्देश्य से बहादुरपुर अंचल अंतर्गत शोभन एकमी बाईपास के निकट मौजा बलिया में कुल 189.17 एकड़ भूमि में मिट्टी भराई कर उसके समतलीकरण के लिए उक्त राशि की स्वीकृति दी है। कहाँ है ये आपको ध्यान रखना भैया, नाम है बहादुरपुर अंचल, शोभन एकमी बाईपास के पास में, मौजा बलिया में। ठीक है, दरभंगा में बनने वाला यह एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। पहला है पटना में, पहला पटना में है, दूसरा बनेगा दरभंगा में। 2023 के पहले सप्ताह, मार्च 2023 के पहले सप्ताह में जो बैठक हुई थी उसी में ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर भागलपुर में भी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत, ये चीज़ याद रखना, डीएनए रिसर्च सेंटर खोलने का निर्णय लिया। कहाँ पर? ये होगा मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के खुरमा तिलकुट बालूशाही को जीआई टैग दिया गया है। तो मीडिया से जानकारी मिली है, मिठाई है खुरमा तिलकुट बालूशाही को जीआई टैग देने के संबंधी आवेदन को प्रारंभिक जांच के बाद स्वीकार कर लिया गया। सक्षम प्राधिकार इस दिशा में अब आगे की कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसके बारे में देखें तो भोजपुर के उदवंत नगर का खुरमा है। कहाँ का? भोजपुर के उदवंत नगर का खुरमा है। गया का तिलकुट है। सीतामढ़ी की बालूशाही है। हाजीपुर का प्रसिद्ध चीनिया केला है। नालंदा की मशहूर 52 बूटी कला है। और गया की पत्थर कट्टी कला को जीआई टैग देने की मांग मंजूर हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया भाई भोजपुर का खुरमा, गुड़ तिल से बनाया जाने वाला गया का तिलकुट न केवल देश बल्कि विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। और वहीं सीतामढ़ी का रुन्नी सैदपुर कहाँ है भैया? रुन्नी सैदपुर की मिठाई को जीआई टैग मिला, तो ये सीतामढ़ी से संबंधित है। बालूशाही की भी देश भर में काफ़ी डिमांड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बताया, मतलब सुनील कुमार ने बताया कि इन प्रसिद्ध पकवानों उत्पादों के लिए जीआई टैग की मांग संबंधी आवेदन दाखिल करने में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने उत्पादक संघों की सहायता की है। इसके लिए विशेषज्ञों को भी शामिल किया। पंजीकरण प्रक्रिया के अलावा बाजार में इन उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार, बाजार संपर्क दिलाने में भी अहम भूमिका होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मरचा चावल को तो मिला ही है, अभी हमने पीछे ही देख लिया है। नवादा का मगही पान है। जर्दालू आम, कतरनी धान कहाँ का है? भागलपुर का है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, ये सब आपको पता है पहले से। बिहार में 454 किलोमीटर 4 लेन को केंद्र की मंजूरी मिल गई। 454 किलोमीटर है, ये आपको पहले बात तो ये पता होना चाहिए। 4 नए 4 लेन की मंजूरी मिली, 454 किलोमीटर है। कई विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर से झारखंड सीमा के, भाई नेपाल सीमा से सटा वाल्मीकि नगर है, झारखंड सीमा से सटा हरिहरगंज तक बनेगा ये 4 लेन। पटना के नौबतपुर से हरिहरगंज तक 143 किलोमीटर नेशनल हाईवे 98 को केंद्र ने कन्वर्ट करने की मंजूरी दे दी है। अभी नेशनल हाईवे 98 की चौड़ाई कुल 2 लेन की है। 98 NH98 की बात कर रहे हैं। गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा है। सोन नदी के पूर्वी छोर से बिल्कुल पास होकर गुजरता है ये नेशनल हाईवे। विक्रम, अरवल, औरंगाबाद, ये थोड़ा ध्यान रखना, विक्रम, अरवल, औरंगाबाद और अम्बा होते हुए हरिहरगंज तक जाता है। ठीक है, पश्चिमी छोर, झारखंड राज्य के पश्चिमी छोर के गढ़वा, डाल्टनगंज, छत्तीसगढ़ तक जाने वालों के लिए ये बिल्कुल सुगम रास्ता है, जिसकी वजह से इस हाईवे पर गाड़ियों का दबाव लगातार बना रहता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए 1,38,00,000 की राशि भी स्वीकृत हो गई। पटना से बेतिया तक 5,600 करोड़ की लागत से 195 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे का निर्माण शुरू हुआ है।
ये नेशनल हाईवे बुद्ध सर्किट का हिस्सा है, ये भी याद रखना। कौन बुद्ध सर्किट का हिस्सा है ये पता हो गया। इसी हाईवे किनारे केसरिया का बौद्ध स्तूप भी है। जेपी सेतु के बगल में पटना के दीघा से सोनपुर के बीच 2636 करोड़ की लागत से 3.25 साल में बनने वाले 6 लेन ब्रिज का टेंडर हो चुका है। कहाँ से? पटना के दीघा से सोनपुर के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इसके अलावा सोनपुर मानिकपुर में गंडक नदी पर, यहाँ देखते हैं, गंडक नदी पर सारण के कोन्हरा घाट से जलालपुर के बीच पुल बनाने के लिए 868 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। इन हिस्सों में अभी टेंडर होना बाकी है और उसमें है मानिकपुर से साहेबगंज, साहेबगंज से अरेराज, अरेराज से बेतिया, ये सब अभी बचे रह गए हैं। ठीक है, इन तीनों हिस्सों की कुल लागत 2159 करोड़ की होने वाली है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है। अब एक चीज़ ये देखें कि इसके बनने से क्या होगा, वाल्मीकि नगर से हरिहरगंज तक का सफ़र जो होगा 11 घंटे से घटकर 6 घंटा हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड के पश्चिमी इलाका पलामू चपतरा से नेपाल पूरी तरह सीधी तौर पर जुड़ जाएगा। इससे ढुलाई में काफ़ी सुविधा होगी, लाभ बिहार और झारखंड के व्यापारियों को होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये लेन देखिए ना, आगे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा सिलीगुड़ी असम की तरफ भी जाना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। सोनपुर से अरेराज तक गंडक नदी के पश्चिमी किनारे की तरफ भी 4 लेन का निर्माण होगा, जिससे सारण कमिश्नरी के 2 जिले सारण और गोपालगंज के दियारा इलाके में आगमन सुगम होगा। ठीक है, आवागमन। आईआईटी पटना और रॉयनेट सॉल्यूशन के बीच हुआ एमओयू। आईआईटी पटना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर रॉयनेट सॉल्यूशन के साथ एमओयू साइन किया। इसके तहत आईआईटी पटना जूम, व्हाट्सएप, गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। ठीक है, रॉयनेट सॉल्यूशन के प्रबंध निदेशक हैं समीर माथुर और आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने हस्ताक्षर किए। ध्यान रखना है, प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य अत्याधुनिक समाधान विकसित करना, शोध की दिशा में बेहतर काम करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आईआईटी पटना जूम, व्हाट्सएप, गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। इसका नाम फॉरेक्स प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसमें आईआईटी पटना एकेडमिक स्तर पर और रॉयनेट सॉल्यूशन बाजार पर काम करेगी। रॉयनेट सॉल्यूशन के निदेशक हैं डॉक्टर लिम चोनफंग ने कहा कि आईआईटी पटना को हम सभी प्रकार से सहयोग करेंगे और एकेडमिक सहयोग आईआईटी का रहेगा। आईआईटी पटना अपने शोध और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। साझेदारी हमें आईआईटी पटना की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी चीज़ें हमको ध्यान रखनी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अप्रैल का पूरा करंट अफेयर, वो भी बिहार स्पेशल वाला है। ठीक है, तो ये हो गया समाप्त। अब अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें मार्च का करंट अफेयर होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।